ये 12 साइंस एनसीईआरटी बायोलॉजी का टॉपिक है 14 इकोसिस्टम। इस वीडियो में आप स्टडी करेंगे 4 फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम पार्ट 3 के बारे में। और पहला फंक्शनल एस्पेक्ट है प्रोडक्टिविटी। साथियों, एनसीईआरटी बायोलॉजी में प्रोडक्टिविटी के बारे में यहाँ पर आप स्टडी करेंगे। दूसरा एस्पेक्ट है डिकम्पोजिशन, तीसरा एस्पेक्ट से एनर्जी फ्लो और फोर्थ एस्पेक्ट है न्यूट्रिएंट साइकिल। माय सेल्फ दत्ता शिंदे बायोलॉजी ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। इस डायग्राम में देखिए कि आप स्टडी करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन। कौन से कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम के? दोस्तों, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स या फैक्टर कहेंगे उसे, तो इकोसिस्टम में होते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स को लिविंग कहते हैं और प्लांट्स, एनिमल, फंगी और बैक्टीरिया ये बायोटिक कंपोनेंट है। और अबायोटिक कंपोनेंट को नॉन लिविंग कहते हैं। वाटर, सनलाइट, सॉइल, एयर, टेम्परेचर ये अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक यूनिट की तरह ये काम करते हैं इकोसिस्टम में। और इनके 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। कौन से? प्रोडक्टिविटी, इसकी ही इस वीडियो में चर्चा करेंगे सिर्फ। दूसरा है डिकम्पोजिशन, तीसरा है एनर्जी फ्लो और आखिरी है न्यूट्रिएंट साइकिल। तो इस पिक्चर में आप देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होती है प्रोड्यूसर्स की, यानी कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स और algae की। दूसरी ट्रॉपिक लेवल होती है प्राइमरी कंज्यूमर्स की, यानी कि हर्बिवोरस, कई इंसेक्ट्स होते हैं। तीसरी ट्रॉपिक लेवल होती है सेकेंडरी कंज्यूमर्स की, इनमें कार्निवोर्स होते हैं। और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल होती है टर्शियरी कंज्यूमर्स की, उसे सेकेंडरी कार्निवोर्स कहते हैं। और अपेक्स पर प्रेडिटर्स होते हैं जैसे वल्चर्स, ईगल्स, लायंस एंड टाइगर्स। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि हर एक ट्रॉपिक लेवल पर डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया और फंगी जैसे। तो इसकी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ इस वीडियो में चर्चा करते हैं सिर्फ प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी यानी कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होती है प्रोड्यूसर्स की। दोस्तों देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देता है क्या? प्रोडक्टिविटी की जब चर्चा करते हैं तो बात आती है सन की। तो सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है सभी इकोसिस्टम के लिए। और सन का कांस्टेंट इनपुट या कहे या सोलर एनर्जी कहे तो दैट इज द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम। कौन सी इकोसिस्टम होती है? फॉरेस्ट होती है, डेजर्ट होती है, ग्रासलैंड होती है। और ये फंक्शंस एंड सस्टेन, यानी कि हर एक इकोसिस्टम जीवित रखने के लिए, सस्टेन रहने के लिए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी होना चाहिए या कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी का होना चाहिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा है ये सन से टोटल इंसिडेंस रेडिएशंस आते हैं 100%। और उनमें लेस देन 50% PAR वैल्यू होती है सन की। और मोर देन 50% सन के रेडिएशंस, इंसिडेंट रेडिएशन रिफ्लेक्ट बैक होते हैं क्लाउड में। तो पीआर किसे कहेंगे? पीआर को बोलते हैं कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इनका रेंज कितना होता है लाइट वेवलेंथ का, सनलाइट वेवलेंथ का 400 to 700 नैनोमीटर। देखिए इस पिक्चर में देखिए कि इस यहाँ पर दिया है कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर ये विजिबल लाइट होती है। और लाइट, सनलाइट दैट प्लांट्स यूज फॉर फोटोसिंथेसिस यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो उनमें कई पोर्शन या पार्ट ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम क्या होता है? यूटिलाइज होता है। कौन यूटिलाइज करते हैं? प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं। किस लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इस डायग्राम में देखिए कि लेस देन 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन की वैल्यू, उसमें 2 to 10% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कैप्चर करते हैं। कौन करते हैं? प्लांट्स करते हैं। किस लिए करते हैं? फोटोसिंथेसिस के। जब फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं तो उनमें रेस्पिरेटरी लॉस होता है प्लांट के द्वारा। कितना होता है? 20% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और उनमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 1.6 to 8% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन से होती है। ये बेहद ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, इस पिक्चर में देखिए आपको दिखाई दे रहा है फोटोसिंथेसिस। सनलाइट के फोटॉन्स कैप्चर करते हैं प्लांट्स। और ये देखिए कि फोटोसिंथेसिस ये फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है और प्लांट करते हैं कन्वर्ट। प्लांट सोलर एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। सोलर एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी कहते हैं।
और इस रेडिएंट एनर्जी से सन इनटू केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और शुगर। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? तो इनऑर्गेनिक मटेरियल वाटर यानी कि 12H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड 6CO2 प्लस सनलाइट की या रेडिएंट एनर्जी कहे, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल ग्लूकोज मॉलिक्यूल C6H12O6 फॉर्म होता है और ऑक्सीजन लिबरेट होता है। तो इसकी ही चर्चा यहाँ पर करेंगे। कैसे? अमाउंट ऑफ बायोमास। बायोमास को ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं और ये ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो इसे प्राइमरी प्रोडक्शन कहेंगे। दूसरी बात आती है यहाँ पर कि ये प्राइमरी प्रोडक्शन कैसे एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वेट। कैसे? ग्राम पर मीटर स्क्वायर। और जब बात करते हैं एनर्जी की तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर होती है। साथियों, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ प्रोडक्टिविटी की बात की है, लेकिन ये प्रोडक्टिविटी नहीं होकर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दोस्तों, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में बात आती है रेट की। रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, उसे प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और यह रेट ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ वेट, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। और एनर्जी की जब बात करते हैं तो किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। डिफरेंट इकोसिस्टम यानी कि कई सारे इकोसिस्टम होती है, ग्रासलैंड हो या टुंड्रा हो या कोई भी इकोसिस्टम हो, तो उसमें कंपेयर करने के लिए किलो कैलोरी यानी कि एनर्जी किलो कैलोरी मीटर पर स्क्वायर पर ईयर माना जाता है। तो इस डायग्राम में देखिए कि सोर्स ऑफ एनर्जी अल्टीमेट क्या होता है? सनलाइट। सनलाइट से प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं और इसमें टोटल असिमिलेशन होता है। जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसे जीपीपी कहते हैं, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फोटोसिंथेसिस के दौरान कई रेस्पिरेशन होता है और प्लांट ग्रो होने के लिए क्या होता है कि प्लांट ग्रो होने के लिए प्रोडक्शन के लिए कई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिव होती है। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन में एनर्जी का लॉस होता है। यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि प्राइमरी प्रोडक्शन में जब ये प्राइमरी प्रोडक्शन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वेट, ग्राम पर मीटर स्क्वायर और एनर्जी किलो कैलोरी। यहाँ पर कोई ये ड्यूरेशन नहीं दिया, लेकिन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ड्यूरेशन, फिक्स ड्यूरेशन दिया है 1 ईयर का। ये अंतर इनमें होता है। तो यूनिट की बात करते हैं तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, और एनर्जी की जब बात करते हैं किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर। ये कंपेयर करने के लिए होता है प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड हो या डेजर्ट हो या कोई टुंड्रा हो, इसके लिए। नेक्स्ट देखेंगे, इस पिक्चर में आप पढ़ेंगे साथियों की प्रोडक्टिविटी 2 पार्ट में डिवाइड होती है। कौन से 2 पार्ट होते हैं? कि जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरी होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसे एनपीपी कहते हैं। देखिए, टोटल असिमिलेशन ऑफ सनलाइट एनर्जी का उसे जीपीपी कहते हैं, यानी कि ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट के अंदर। और ये देखिए, इनऑर्गेनिक कंटेंट 6CO2 प्लस 12H2O, और ये प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज C6H12O6, वाटर और ऑक्सीजन लिबरेट होता है। देखिए कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की जब बात करते हैं तो किसी भी इकोसिस्टम की क्या होता है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इकोसिस्टम कौन सी होती है? हर एक इकोसिस्टम की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट होती है। आगे बात करेंगे प्यारे दोस्तों की क्या कि जब कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज यूटिलाइज्ड बाय प्रोडक्ट प्लांट्स इन रेस्पिरेशन, और जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस, उसे आर कहेंगे। दैट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी कहेंगे। इस पिक्चर में देखिए कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे एक्सप्रेस की जाती है? दैट इज इक्वल टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि रेस्पिरेटरी लॉस। तो ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस उसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। और रेस्पिरेटरी लॉस क्या होता है भाइयों? मेटाबॉलिज्म, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लांट की ग्रोथ, प्लांट का मेंटेनेंस, और उसमें कई ग्लूकोज यूज किए जाते हैं सप्लाई एनर्जी टू डिराइव सेल्यूलर प्रोसेस, और सेल्यूलर प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं। तो एनपीपी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर।
रेस्पिरेशन की बात। यहाँ पर आपको रेस्पिरेशन का इक्वेशन दिया है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल पहले प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में बना है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, और इनऑर्गेनिक कंटेंट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे, तो इसे रेस्पिरेशन कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं आगे कि ये यहाँ पर इक्वेशन दिया है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से रेस्पिरेटरी लॉस होगा उसे, और इक्वेशन आएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये अवेलेबल बायोमास है। किस लिए अवेलेबल बायोमास है? फॉर द कंजम्पशन ऑफ द हेट्रोट्रॉप। हेट्रोट्रॉप्स कौन से होते हैं? हर्बीवोरस होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं। इस डायग्राम में देखेंगे कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूसर की होती है ग्रीन प्लांट्स और अलगी की, सेकंड ट्रॉपिक लेवल होती है प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि प्रोड्यूसर को खाएंगे, ये हर्बीवोरस होते हैं, डिकम्पोजर्स भी होते हैं। और देखिए कि यहाँ पर दिया है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कैसे डिफाइन की जाती है, रेट ऑफ फॉर्मेशन कहे या प्रोडक्शन कहे या सिंथेसिस कहेंगे ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। इसको आप अच्छी तरह से जानेंगे कि इस फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर प्रोड्यूसर होते हैं, प्रोड्यूसर को खाने वाले हर्बीवोरस होते हैं, कई इंसेक्ट भी होते हैं। तो ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं, उन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स करते हैं। और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कैसे डिफाइन किए जाते हैं? रेट ऑफ फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। ये न्यू बायोमास है कंज्यूमर का, ये से सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं भाई। नेक्स्ट देखेंगे कि साथियों बात करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे, कौन से किस आधार पर डिपेंड्स होती है। तो डिपेंडिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन प्लांट की स्पीसीज। कई प्लांट की स्पीसीज जहां पर भी रहती है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो या ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो या डेजर्ट इकोसिस्टम हो, तो उनमें जो भी प्लांट स्पीसीज इनहेबिटिंग होती है पर्टिकुलर एरिया में, तो उस पर भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड होती है। और दूसरा ये वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सॉइल में पाए जाते हैं, और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी हर एक प्लांट्स की डिफरेंट होती है, उस पर भी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड होती है। इसलिए देयरफॉर बात करेंगे कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि पीपी ये चेंजेबल होती है डिफरेंट टाइप की इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम डेजर्ट हो या फॉरेस्ट हो या ओशन हो या पोलर एरिया हो या टुंड्रा हो या ग्रासलैंड हो, उनमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी चेंजेबल होती है, यानी कि वेरीज होती है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर। पूरे धरती का, या इस पिक्चर में देखिए कि पूरे होल बायोस्फीयर का प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है। तो एक अनुमान की तरह 170 बिलियन टन होती है ड्राई वेट की फॉर्म में। दोस्तों ड्राई वेट क्या होता है? तो वेट ऑफ एनी प्लांट और ऑर्गेनिज्म का पार्ट आफ्टर ऑल इट्स वाटर कंटेंट हैज बीन रिमूव्ड। किसी भी प्लांट का या एनिमल्स का, प्लांट और एनिमल्स को ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और ये ऑर्गेनिजम्स का ड्राई वेट यानी कि पार्ट क्या होता है? वेट ऑफ एनी प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म पार्ट आफ्टर ऑल इट्स वाटर कंटेंट हैज रिमूव्ड बाय ड्राइंग, तो उसे ड्राई वेट कहते हैं। और ये ड्राई वेट्स ऑफ दीज डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस ऑफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशन। आप जानते हैं प्यारे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, कि धरती पर 70% ओशंस होते हैं, और ओशन की प्रोडक्टिविटी सिर्फ 55 बिलियंस होती है। 70% ओशन है, उनमें 55 बिलियन टन ओशन की प्रोडक्टिविटी होती है। और रेस्ट ऑफ कोर्स लैंड का प्रोपोर्शन कितना होता है? 30% होता है। और लैंड की एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है? 115 बिलियन टन होती है। तो ये क्या है? आगे देखेंगे प्यारे दोस्तों कि आपको यहाँ पर चर्चा करने के लिए क्या चर्चा की है। डिस्कस द मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन। लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन क्यों होती है? आपके टीचर्स को आपने पूछना चाहिए कि ओशन की प्रोडक्टिविटी लो क्यों होती है। इस पिक्चर में देखिए लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन का डिस्कशन चल रहा है स्टूडेंट के साथ। तो ये टीचर आपको आंसर देंगे कि द ओशन देयर इज अ लेस नाइट्रोजन। ये सॉइल में नाइट्रोजन होता है, और लेकिन ओशन में लेस नाइट्रोजन होता है। ओशन में लेस इनसफिशिएंट रेडिएशन होते हैं सनलाइट के, और सनलाइट की रेडिएशन डिक्रीज होते हैं। कैसे? विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे ओशन की डेप्थ इंक्रीज होगी तो सनलाइट रेडिएशन वहां पर नहीं पहुंचेंगी, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी लो होगा।
तो ये वही बात किसकी, डिस्कस द मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशन विथ योर टीचर्स। ये इस वीडियो के यहीं पर स्टॉप करके है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर एवरीवन।